हेलो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। और उसमें हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देख लिया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया था। हमारा जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, हमने किडनी को स्टडी कर लिया था। और किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, हमने नेफ्रॉन को भी स्टडी कर लिया था। ठीक है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो नेफ्रॉन में हमें डिस्कस करना था, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी एक इमेज बना लेंगे नेफ्रॉन की, ताकि ये इमेज हमारे आगे हमारे रेफरेंस में काम आएगी। ठीक है। चलो। तो हमने नेफ्रॉन देखा था और नेफ्रॉन के बाद इसके पार्ट्स को डिस्कस किया था। अब हमें इसके प्रोसेसेस को पढ़ना था कि क्या फंक्शन नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। तो हमने बात कही थी कि जो किडनी का मेन फंक्शन है वही नेफ्रॉन का भी मेन फंक्शन है। और वो मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? यूरिन फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो यूरिन हमारी बॉडी में बनता है उसका फॉर्मेशन किडनी में होता है। और किडनी में कौन करता है यूरिन फॉर्मेशन? तो नेफ्रॉन परफॉर्म करता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। कैसे परफॉर्म करता है हम इसको देखते हैं। तो हमने बताया कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है सेलेक्टिव सिक्रीशन। अब ये तीनों स्टेप कैसे होते हैं और ये कैसे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं हम देखते हैं अपने आज के लेक्चर में। सो आज हम लेक्चर में आगे चलेंगे पहले स्टेप को लेकर, जिस स्टेप को हम कह रहे हैं क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, the filtration at a microscopic level, the filtration at microscopic level in nephron। और नेफ्रॉन में कहां पर? इन ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल। ठीक है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और हम इसी को समझेंगे जो यहाँ पर हम डायग्राम लिए थे, उसी डायग्राम को हम लेकर डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि बाउमेन कैप्सूल में ही जो फिल्ट्रेट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो कैसे ये फॉर्मेशन होता है हम समझते हैं, देखते हैं डायग्राम को। सपोज करिए ये बाउमेन कैप्सूल है और इसमें एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है। कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। ये हमने लेबलिंग लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम यहाँ पर इसकी बस जो स्टडी करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। तो जो ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियोल से आया, कहाँ गया? ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल से बाहर। लेकिन कितना ही नहीं होता, यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस में
जो ब्लड आया है उसमें से उसका कुछ पार्ट बाउमन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, सम पार्ट ऑफ ब्लड। किसी ने कुछ पूछा क्या, कोई डाउट है? जस्ट अ सेकेंड। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? अभी मेरी आवाज आ रही क्या? आवाज तो आ रही है, मुझे भी सुनाई दे रही, देखो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हाँ, आ रही है। चलो। वो मेरे घर के बगल में किसी के यहाँ शादी वादी है, तो वहाँ बैंड बाजे की भी आवाज आ रही है। चलो, कोई बात नहीं, होता है। हाँ, तो हम लोग ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या हुआ भाई, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया और यहाँ से ब्लड गया, और जो बाउमेन कैप्सूल में उस ब्लड का कुछ पार्ट आता है, उस पार्ट को हम कहते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं उसे, फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट द पार्ट ऑफ ब्लड विच गॉट फिल्टर्ड एंड रीचेस टू बाउमेन कैप्सूल। ब्लड का वो पार्ट जो फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ और कहाँ पहुंच गया, बाउमेन कैप्सूल में। और बाउमेन कैप्सूल में पहुंचने के बाद अब ये किसकी तरफ जाएगा, अब ये पीसीटी की तरफ जाएगा। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम पढ़ रहे थे, उसी पीसीटी की तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन इतना ही नहीं, अब हमें इसका थोड़ा सा 2 4 पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे कि अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ क्या। कि हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो कितना फिल्ट्रेट बनता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट दैट इज फॉर्म इन बॉडी, कितना फिल्ट्रेट कितनी देर में बनता है। ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, एनटीएससी में भी आता है, ओलंपियाड में भी आता है, ठीक है। कितनी फिल्ट्रेट कितनी देर में बनेगा, तो बड़े पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किडनी में कितना ब्लड जाता है, तो उसे बोलते हैं रीनल फ्लो। किडनी में, किडनी में जितना ब्लड जाता है उसे कहते हैं बच्चा रीनल फ्लो, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीनल फ्लो। रीनल फ्लो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय किडनी पर मिनट। 1 मिनट में जितना ब्लड किडनी में जाता है उसे बोलते हैं रीनल फ्लो। तो नोट करेंगे, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय किडनी पर मिनट। 1 मिनट में जितना ब्लड किडनी में गया उसे बोलेंगे रीनल फ्लो। तो कितना जाता है भाई, लगभग 1250 ml, 1250 ml, ठीक है। 1 मिनट में इतना ब्लड किडनी में जाता है। अब 1 मिनट में फिल्ट्रेट कितना बनता है बेटा, फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट, फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट, पर मिनट फिल्ट्रेट कितना बनेगा इसका, 110, ठीक है, 125 ml, 125 ml पर मिनट। और इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीएफआर। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा जीएफआर। जीएफआर का मतलब
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जीएफआर। जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर, इसकी डिफिनीशन यही है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज नोन एज जीएफआर। एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट बना, तो यहां पे जो ब्लड से बना हुआ फिल्ट्रेट है वही जा रहा है कहाँ पे? पीसीटी में, जहां पे इसका सेकेंड स्टेप परफॉर्म होगा। और सेकेंड स्टेप कौन सा है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम यहीं पर सेकेंड स्टेप को भी लिखेंगे, जिसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब यहां से कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। अभी तक क्या हुआ? बाउमेन कैप्सूलो ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, ब्लड से फिल्टर बना, फिल्ट्रेट बना। फिल्ट्रेट किस रेट पे बना? 125 ml पर मिनट, जिसे जीएफआर कहते हैं। और अगर इस अमाउंट को हम एक दिन का कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनेगा, तो वो भी याद रख लो। इन वन डे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट इंटू 60 मिनट इंटू 24 आवर, तो वन डे फिल्ट्रेट कितना बनेगा बच्चा? 180 लीटर। एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनाता है हमारा किडनी? 180 लीटर। और इस 180 लीटर का 1% है जो यूरिन बनेगा। 1% विल टर्न एज यूरिन, और वो कितना होगा? 1.8 लीटर पर डे। तो एक दिन में कितना यूरिन बनता है? 1.8 लीटर पर डे। ये एक एवरेज है। ठीक है, 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, तो अब सोचो कि जितना फिल्ट्रेट बना उसका 99% बॉडी में वापस चला गया। और वापस चला गया तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? जो प्रोसेस से वो वापस चला गया, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यानी जो फिल्ट्रेट बना था उसमें देयर वर मच मोर न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट। बहुत सारा न्यूट्रिएंट था, हॉर्मोन्स था, वाइटामिन्स थे, वाटर था, सॉल्ट था, जिसकी बॉडी को जरूरत है। सारा कुछ यूरिन में नहीं जाने जाएगा। यूरिन जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें से जो एकदम वेस्ट पार्ट है केवल वही यूरिन बनेगा। वो कितना होगा? 1%। यानी सोचो, ये ठीक वैसा हो गया कि जितना वेस्टेज रिलीज हुआ उस वेस्ट को भी कंसंट्रेट कर दिया, और कंसंट्रेट करके 1% पार्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज होगा, और 99% जो न्यूट्रिएंट और एसेंशियल सब्सटेंसेस थे उनको बॉडी में वापस ले लिया। किसने? किडनी में। सोचो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे घर से कोई वेस्ट निकलता है, और वेस्ट निकलता है तो हम उसको फिल्टर करें कि क्या वाकई में जो वेस्ट निकल रहा है वो पूरी तरह से वेस्ट है, या उसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि 180 लीटर, 180 लीटर तो फिल्ट्रेट बना, लेकिन उसमें से 99% पार्ट बॉडी रीयूज कर लेती है, यानी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और केवल हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म जो है, 1% जो फॉर्म, 1% पार्ट जो है फिल्ट्रेट का, केवल वही वेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। सोचो कितना बड़ा जो है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी किडनी का हमारी बॉडी में। अगर ये किडनी नहीं होती तो बॉडी में जो एसेंशियल सब्सटेंसेस बनते हैं, वो एसेंशियल सब्सटेंस कितना लॉस होता बॉडी से, और वो फिल्ट्रेट के साथ या यूरिन के साथ वो सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते। लेकिन किडनी क्या करता है? उनको बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई? रीअपटेक, या बोला जाए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट
and essential substances from filtrate। कहाँ से? फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि वो बॉडी से बाहर ना चला जाए। अच्छा, रीएब्जॉर्ब वर्ड क्यों यूज किया गया? एब्जॉर्ब बोल सकते थे, क्योंकि जो एसेंशियल सब्सटेंस इस समय फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है वो कहाँ से आए हैं? ब्लड से आए हैं। और ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट हैं ये इंटेस्टाइन में एक बार एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अगर आपको याद होगा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, तो एक बार ये सारा कुछ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है न्यूट्रिएंट। यहां पर किडनी उनको फिर एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसीलिए ये वर्ड आ रहा है क्या? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट इज वाई दिस वर्ड रीएब्जॉर्प्शन इज कमिंग, और हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में दो चार पॉइंट लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो रीएब्जॉर्प्शन takes place in tubular part of nephron। तो ट्यूबुलर पार्ट में होता है, यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में होता है। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में। तो कहाँ होता है ट्यूबुलर पार्ट में? देखते हैं। ये क्या है भाई? ये नेफ्रॉन है, और इस नेफ्रॉन को समझने के लिए हमने मदद ली किसकी? इसी डायग्राम की, और जिससे हमें रीएब्जॉर्प्शन समझ में आ सके। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन कैसे समझ में आएगा? जब हम इसको देखेंगे कि जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ रीएब्जॉर्ब होते हैं भाई? कुछ सब्सटेंसेस पीसीटी में, कुछ सब्सटेंसेस लूप ऑफ हेनले में, और कुछ सब्सटेंसेस डीसीटी में। अलग अलग पार्ट में ये रीएब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन रीएब्जॉर्ब होके जाते कहाँ हैं, ये हमें ध्यान देना है कि ये रीएब्जॉर्ब तो हुए, लेकिन रीएब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, इसको हम सुनते और समझते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, जस्ट अ सेकंड बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसकी लेबलिंग वगैरह हटा दी है, और अब देखेंगे कि क्या होता है। सो जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ध्यान से सुनना, जो इफरेंट आर्टेरियोल वो आगे जाता है और घूम के वापस आता है। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल जब ग्लोमेरुलस से निकलता है वो आगे जाता है और एक ब्लड वेसल के तौर पे घूम के वापस आता है। और जब ये घूम के वापस आता है तो अपने ही नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट का को सराउंड करता है, एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बच्चा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा यानी समझो, जब ट्यूबुलर पार्ट में न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्ब होंगे तो रीएब्जॉर्ब होके कहां जाएंगे? ब्लड वेसल में जाएंगे, और ये वही ब्लड वेसल है जिसका नाम है वासा रेक्टा। कहां से फॉर्मेशन हुआ इसका? इफरेंट आर्टीरियोल से। इफरेंट आर्टीरियोल प्रोसीड करती है, आप देखोगे इफरेंट आर्टीरियोल यहां से निकली और आगे जाके घूम के वापस आ गई, और घूम के वापस आ गई तो क्या बन गई? है वासा रेक्टा बन गई। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ, या पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब जो न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्ब होंगे वो इसी में आएंगे, पीसीटी से अलग, लूप ऑफ हेनले से अलग, डीसीटी से अलग। ठीक है,
तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्ब होते हैं जरा हम लोग नोट डाउन करते हैं यहां पे। ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि कुछ सब्सटेंस है जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी से वासा रेक्टा में। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज हो, विटामिन हो, वो सब यहां पर रीएब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज, विटामिन्स, ये सभी कहां पर पीसीटी में रीएब्जॉर्ब होता है। और कितना रीएब्जॉर्ब होता है? 100%। कहां पर रीएब्जॉर्ब होता है? पीसीटी में। टोटल रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, टोटल रीएब्जॉर्प्शन, तो उसमें से 60%, 60 to 70%, 60 to 70% ऑफ टोटल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में। और क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है भाई? कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। NaCl, वाटर, ठीक है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं बेटा? आप ध्यान दोगे, पीसीटी से वासा रेक्टा में आ रहे हैं, और जो कुछ भी पीसीटी से वासा रेक्टा में आ रहा है वो क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हो गई बात किसकी? पीसीटी की। लूप ऑफ हेनले की बात कर लें। लूप ऑफ हेनले हमने ये पार्ट देखा था जिसको हमने बोला था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आप देखेंगे लेबलिंग में हमें दिखेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो दोनों में ही अलग अलग सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बड़ा सिंपल है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, यहां पर ये ओनली एंड ओनली वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, केवल और केवल वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, याद रखना। ओनली एंड ओनली वाटर इज रीअब्सॉर्ब। असेंडिंग लिम्ब की बात करें, ओनली एंड ओनली सॉल्ट इज रीअब्सॉर्ब। सिंपल है, ओनली वाटर ओनली सॉल्ट, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में केवल वाटर, असेंडिंग लिम्ब में केवल सॉल्ट। किसमें एब्जॉर्ब हो रहा है? वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क है जो नेफ्रॉन को सराउंड करता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो नेफ्रॉन को सराउंड करता है, ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करता है। फिर बात आती है डीसीटी की। तो लूप ऑफ हेनले का हम लिख लें, लूप ऑफ हेनले में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है? लूप ऑफ हेनले में 5 to 10% ऑफ टोटल रीएब्जॉर्प्शन। फिर बात आती है डीसीटी। डीसीटी को नोट करें, बहुत सिंपल है, NaCl, वाटर, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं डीसीटी में कितना रीअब्जॉर्प्शन हुआ। डीसीटी में होता है कितना? 15 से 20%। 15 से 20%। ये हो गया क्या? सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो इन सबके एब्जॉर्प्शन के बाद, इन सबके रीएब्जॉर्प्शन के बाद ध्यान से सुनना, यहां से जो सब्सटेंस बाहर निकलेगा, कलेक्टिंग डक्ट से जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा बेटा? वो यूरिन होगा, ठीक है।
ठीक है, यहां से जो सब्सटेंस बाहर निकलेगा वो क्या होगा, वो यूरिन होगा और हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। तो इसको ड्रॉ कर लो और नोट कर लो। तो कुल मिलाकर ट्यूबुलर पार्ट में क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस थे जिनकी बॉडी को जरूरत थी, बॉडी जिनको लूज नहीं कर सकता है, उन सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, चलो। तो अगर ये पूरा डिटेल ना याद हो तो भी हमें याद बस ये रहे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पीसीटी में होता है, लूप ऑफ इनले में होता है, डीसीटी में होता है। और अगर आप ओलंपियाड का टारगेट रख रहे हो तो ये सब्सटेंस याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर केवल बोर्ड या एनटीएससी का टारगेट रख रहे हो तो इतना सब डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। आप बस ये याद रखो कि 60 to 70% पीसीटी में होता है, लूप ऑफ इनले में 5 to 10% होता है, डीसीटी में 15 से 20% होता है। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना कि रीएब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, तो वासा रेक्टा में जाता है। ठीक है, वासा रेक्टा क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को सराउंड करता है। ठीक है, चलो। तो ये हम नोट कर लें इसके बारे में कि वासा रेक्टा सराउंड्स ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन and reabsorb substances। क्या करता है, सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब करता है। कौन रीएब्सॉर्ब करता है भाई, वासा रेक्टा। फिर एक थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम बोल रहे थे सेलेक्टिव सिक्रीशन। हम यहीं पर उसको इंक्लूड कर लेंगे, उसके लिए अलग से कोई पॉइंट नहीं नोट करना है। सेलेक्टिव सिक्रीशन, तो थर्ड जो स्टेप था जिसको हम बोल रहे थे सेलेक्टिव सिक्रीशन, उसको हम यहीं पर नोट कर लेंगे क्योंकि उसमें 2 पॉइंट हैं, केवल, ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्या होता है, जब ये सब्सटेंसेस रीएब्सॉर्ब होते हैं तो इनके रीएब्सॉर्प्शन की वजह से आयनिक डिस्टरबेंस आता है। सॉल्ट रीएब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयनिक डिस्टरबेंस आता है। उस आयनिक डिस्टरबेंस को, पीएच को, आयनिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन भी होता है। किसका सिक्रीशन होता है, H प्लस आयन का सिक्रीशन होता है, पोटेशियम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, याद रखना, H प्लस आयन और पोटेशियम, यही 2 सब्सटेंस हैं जिनका सिक्रीशन होता है। तो उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और बड़ा सिंपल है, जो एरो अंदर आ रहा था वो रीएब्सॉर्ब हो रहा था, जो एरो बाहर जाएगा वो सिक्रीट होगा। तो सिक्रीट क्या होगा, पोटेशियम आयन और H प्लस आयन। पीसीटी में भी होगा और डीसीटी में भी होगा, H प्लस आयन और पोटेशियम आयन। तो ये सब्सटेंस हैं जो क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। बेटा येलो कलर से अपन ने बनाया है तो नोट डाउन कर लेंगे कि सम substances are secreted from vasa recta to nephron। क्यों सिक्रीट हो रहा है, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन बॉडी। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे क्या, K प्लस आयन और H प्लस आयन। ठीक है, कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं ये, पीसीटी और डीसीटी में। ठीक है, उसी डायग्राम में इसको भी ड्रॉ कर लो और ये पॉइंट नोट कर लो। तो ये 3 स्टेप हो जाते हैं किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। जो
फंक्शन किडनी परफॉर्म करती है, लेकिन इसमें वाटर का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट रीएब्सॉर्ब होता है। तो सिंस a very large amount of water is reabsorbed, so it also maintain water balance in body। ये बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करता है और इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, so maintenance of water balance in body by the process of reabsorption is termed as osmoregulation, which is another important function of kidney। जो किडनी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी एक्सक्रीशन तो कर ही रहा था, एक्सक्रीशन के साथ साथ वाटर को भी बैलेंस कर देता है, बोलता है लगे हाथों चलो ये भी काम कर देते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, जो फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, उस 180 लीटर में मेन कंटेंट तो वाटर है, यानी जितना फिल्ट्रेट था उसका 99% पार्ट तो वाटर है, और उस वाटर को बॉडी क्या करती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और इसलिए वाटर बैलेंस भी मेंटेन रहता है। एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ चलिए। तो ये पॉइंट लिखेंगे, along with reabsorption, water balance is also maintained in body, which is termed as osmoregulation, जिसे क्या कहा जाता है बच्चा, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी, ऑस्मोरेगुलेशन की डिफिनीशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता। अब जो यूरिन बना है, अब ध्यान से सोचो, जो यूरिन यहां पर नीचे बना था, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर गया, ठीक है, वो यूरिन कहाँ जाएगा भाई, सपोज करो यहां पर हम नोट डाउन करेंगे, यूरिन है, फॉर्मेशन हुआ, ये जाएगा पिरामिड में, पिरामिड से ओपन होगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में जाएगा, किडनी का अगर आपको लेबलिंग याद होगी, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से ये जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या होगा, स्टोर होगा। कब तक स्टोर होगा, जब तक इस यूरिन को रिलीज न किया जाए, और रिलीज करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, मिक्चुरेशन। रिलीज करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा, जिसे हम यूरिनेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन या हम यूरिनेशन कहते हैं। यूरिनेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन from urinary bladder, urinary bladder in urethra। तो ऐसा क्यों होता है कि यूरिनेशन केवल एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, हमेशा क्यों नहीं होता, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा मैकेनिज्म जो यूरिनेशन को होल्ड करके रखता है कि हर समय यूरिन रिलीज ना हो, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो, और जब यूरिनरी ब्लैडर में एक लिमिट से ज्यादा यूरिन का अमाउंट स्टोर होने लगता है, तब वो
प्रेशर जनरेट करता है और तब यूरिनेशन का स्टिमुलस जनरेट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको समझने के लिए हम डायग्राम पे वापस जाएंगे, जो हमने लास्ट क्लास में डायग्राम देखा था। लास्ट क्लास में आप ये डायग्राम याद रखो। यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन आ रहा है तो वो यूरिन तो रिलीज होना चाहिए यूरेथ्रा से, लेकिन हमेशा रिलीज नहीं होता। ठीक है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया तो इसे बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है यहाँ पर मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये मस्कुलर वॉल्व केवल कब ओपन होते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्टेड पाए जाते हैं। ये केवल कब रिलैक्स होते हैं? जब यूरिनेशन होता है। तो जब ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं केवल तभी यूरिन यहाँ से रिलीज होता है बाहर की तरफ और मिक्चुरेशन का प्रोसेस गवर्न होता है। तो ये याद रखना, मिक्चुरेशन किसकी वजह से होता है? बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए नर्वस सिस्टम एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करेगा जिसे यूरिनल रिफ्लेक्स कहा जाता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होगा जिसे यूरिनल रिफ्लेक्स कहते हैं या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तभी जो यूरिन है वो रिलीज होता है कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से। और यूरिनरी ब्लैडर भी जब 60% फिल हो जाएगा, याद रखना 60% फिल हो जाएगा, तभी ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा और तभी जो यूरिन है वो रिलीज होगा। ये हर समय नहीं होगा, उसका एक फिक्स टाइम है, फिक्स जो है परसेंटेज है, जब यूरिनरी ब्लैडर 60% फिल हो जाएगा तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी। और किडनी के फंक्शन की बात करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी किडनी परफॉर्म करती है, जिसमें से सभी तो हमें यहाँ नहीं पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन हमें 11th में पढ़ने रहेंगे अगर आप बायोसाइड लेंगे तब। ठीक है, यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स बस नोट करने हैं। एक हमने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा, यूरिन फॉर्मेशन के अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तीसरा, हीट प्रोडक्शन करता है। हीट प्रोडक्शन, जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें एनर्जी खर्च होती है और उसके लिए एनर्जी खर्च होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। साथ ही एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन जो आरबीसी की सिंथेसिस में मदद करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ रेनिन। सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है रेनिन। और रेनिन क्या करता है? बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम करता है इमरजेंसी कंडीशन में। तो मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन इमरजेंसी कंडीशन। नॉर्मली रेनिन सिक्रीट नहीं होता, केवल जब इमरजेंसी हो, किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रॉमा हो गया हो, ब्लड लॉस हो गया हो, एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, उस समय यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा है उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करे जिससे कि बॉडी में ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़े, ये काम करता है रेनिन। बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सिक्रीशन ऑफ रेनिन, और इसका एक मैकेनिज्म रन करता है जिसे रास सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
RAS system. RAS stands for renin angiotensin aldosterone system, और ये हम 11th में पढ़ेंगे, यहाँ केवल नाम सुन लो काफी है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, थोड़ा सा इसका रेफरेंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है आज की क्लास के साथ, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट